आदित्य भाई, आपसे अजीत डोभाल सर के बारे में जानना चाहूँगा। कैसी पर्सनैलिटी है उनकी? क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? क्या बात हुई उनसे कभी? जी, डोभाल साहब से सबसे पहले मेरी मुलाकात 15 साल पहले हुई हाँ, हाँ। और तब मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि वो एनएसए बनेंगे। ठीक है। और मैं टाइम्स नाउ में उस वक्त लगभग काम करता था और मैंने उनका इंटरव्यू किया। यहाँ विवेकानंदा इंटरनेशनल सेंटर है, थिंक टैंक है, और ऊपर में उनका कमरा था, बहुत ही किताबों में विलीन पूरी तरीके से। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैं वहाँ से निकल गया। अगर एनएसए मुझे पता होता वो बनने वाले हैं, मैं तो हेलो हाय उनके साथ रखता थोड़ा बहुत कि पता होना चाहिए, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी भी कवर करता हूँ इसलिए। तो उसके बाद उनको एनएसए बनाया गया, तो मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला। हालांकि कुछ ऐसे होते थे इवेंट्स जहाँ पर हम मुलाकात करते थे, लेकिन मेरे एक दोस्त ने उनसे मुलाकात करवाई। कश्मीर के संदर्भ में वो कुछ जानकारी लेना चाहते थे और मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगी, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में खासकर आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स को डेली मिलता हूँ। हुँ, चाहे मिलता हूँ, फ़ोन पे बात होती है, व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन होती है, डेली बेसिस पे होती है। राइट। लेकिन इनकी पर्सनालिटी एकदम हटकर थी। जो डेप्थ डोभाल साहब में दिखती है, जो अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, वो उनके चेहरे पर निखर के आता है। हुँ, हुँ। अभी लास्ट हाल ही में मैं उनको मिला था हैदराबाद हाउस में। मोदी जी ने मुझे इनवाइट किया था, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे उन लंच पे। हुँ, तो दूर से ही उन्होंने मुझे देखा और पहले से ही उन्होंने हाथ जो है आगे बढ़ाया कि आप आइए और मिलिए। तो बहुत ही डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है और इश्यूज को समझने वाले इंसान है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जी। दिल्ली में दंगे होते हैं, हुँ, थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड पूरी तरीके से, और बोलते हैं सरकार से कौन करेगा, पुलिस विफल है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मिस्टर डोवाल इज द ओनली वन हु गोज इनसाइड, हु इज अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी एंड सेज कोई कुछ नहीं होगा। शाम को, रात को जाते हैं, मिडनाइट जाते हैं और कहते हैं कोई कुछ नहीं होगा, सब पीसफुली रहेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। ये उनका करिश्मा है। 370 हटता है। 370 जब हट रहा था, उसकी भी एक कहानी है जो मैं नहीं बता सकता, क्लासिफाइड है, लेकिन डोवाल साहब इमीडिएटली 370 के बाद कश्मीर जाते हैं। आई थिंक द सेम डे इन द हुँ, आफ्टरनून ही टुक अ 2 PM और 3 PM फ्लाइट एंड ही वेंट टू कश्मीर। और वहाँ पर शोपियाँ हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, ओपनली वहाँ पर घूम रहे हैं। ईद के दिन वो अनंतनाग में थे, अलग अलग जगह पे थे, करीबन हफ्ता भर वहाँ पर रुके, फिर बाहर आए, फिर वापस कश्मीर गए। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस। आप सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अ कंट्री, जब कश्मीर के हालात सबसे खराब हैं, वहाँ पर लोगों के बीच रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये मैसेज एक देता है। अब एक पर्सनल मैं आपको स्टोरी देता हूँ। हालांकि मुलाकात तो बहुत हुई हैं। इनफैक्ट जब कश्मीरी पंडितों को अभी 21 में बहुत कश्मीरी पंडितों को मारा, उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया हुँ, और बोला कि तुम कहाँ हो। तो मैंने बोला सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो बोला नहीं, ऑफिस मत जाओ, मेरे ऑफिस आओ। तो फिर मुझे पूछा ये कश्मीरी पंडितों को क्यों मार रहे हैं, क्या डर का माहौल है, क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो पूरा डिटेल लिया, फीडबैक लेते हैं लोगों से, कॉमन लोगों से भी हुँ, अंडरस्टैंड करते हैं और नोट्स खुद लिखते हैं और देखते हैं। अब मेरा पर्सनल एग्जाम्पल ये है कि कोविड पैंडमिक चल रहा था और कोविड पैंडमिक में मैंने जब, अब घर में बंद थे, कुछ कर तो रहे नहीं थे, अब सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, तो मैं एक वॉलंटियर बन गया था कि एसओएस जो मैसेजेस हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, लोगों की मदद की जाए। तो 2-3 फाउंडेशंस थे, डॉक्टर्स थे, इनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। बैंगलोर में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, यूपी में, कुछ जगहों में। तो लगातार कर रहे थे, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि अपने परिवार के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और अचानक मुझे अपनी बहन का, कज़न का फ़ोन आया गुड़गांव से कि उनके फादर, जो मेरे ताऊ जी हैं, वो सीरियस हो रहे हैं, उनका O2 लेवल जो है गिर रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं तो टच में ही हूँ डॉक्टर्स के, मैं हॉस्पिटल का कराता हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो मैं जिस भी हॉस्पिटल फ़ोन करूँ, फुल है, हुँ, कहीं पर कुछ मिल ही नहीं रहा। अब मैंने एज अ जर्नलिस्ट, एज समबडी हु इज़ नोन इन पब्लिक सर्कल्स, मैंने पूरा जोर लगा दिया हर जगह, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एडिटर्स, सब ने मदद की, लेकिन किसी ने कहीं कुछ नहीं मिला। फाइनली नरेश त्रेहन जी ने मेदांता में बेड दिया, लेकिन उन्होंने भी बोला कि मैं बेड तो दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप घर पे ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा फिश मार्केट बन गया है। मैं बेड दे दूंगा, लेकिन ये डॉक्टर कब आएगा, नर्स कब आएगी, ये मैं अश्योर नहीं कर सकता। तो मैंने बोला वहाँ रहने का तो फ़ायदा नहीं, अब घर पे ही मैंने नर्स का इंतज़ाम किया, मशीन रखी, सब कुछ रखा, लेकिन अगले दिन और O2 लेवल गिर गया और क्रिटिकल हो गए मेरे अंकल। और लिटरली मैं वीडियो कॉल पे घर में कैद था, गुड़गांव भी नहीं जा पा रहा था, मैं रो रहा था कि मैं क्या करूं। और 7 बजे मुझे NSA के सेक्रेटरी का फ़ोन आता है
तो बोला कि हमें हमें कहीं से पता चला कि आपके अंकल जो हैं क्रिटिकल हैं। तो मैंने बोला हाँ। बोला रुकिए, ये डोवाल साहब बात करेंगे। तो बोला आदित्य तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने बोला सर मैं मतलब वैसे तो फेवर नहीं लेता, लेकिन आपको कैसे बताता मैं, मतलब ये तो मुझे स्ट्राइक भी नहीं किया। तो बोले कि नहीं आदित्य, ये कौन है कॉल? तो मैंने बोला ऐसे सुरेंद्र कॉल आप ही के अंडर काम करते थे कुछ साल पहले। तो बोला अच्छा ये वो सुरेंद्र हैं, आपने को बताना चाहिए था मुझे। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, मतलब ऐसे मैं फेवर कैसे ले सकता था। बोला नहीं रुकिए, क्या है सच में? बोला क्रिटिकल है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। तो बोला रुकिए। तो आईटीबीपी के हेड को फ़ोन किया, बोला जल्दी से इनको ग्रेटर नोएडा जो है अस्पताल शिफ्ट कीजिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम, एम्बुलेंस ना मिले। थैंकफुली मैंने एम्बुलेंस की, आप सोचिए एम्बुलेंस वाले ने गुड़गांव से नोएडा आने के लिए 25,000 रुपये लिए, हमने दिए उसको 25,000 रुपये, और आईटीबीपी के हॉस्पिटल में वो रहे। थैंक्स टू एनएसए श्री अजीत डोवाल और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मेरे अंकल आज जिंदा हैं। ही इज़ अराउंड 77-78, बट 2 हफ्ते वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अकेले रहे क्योंकि हम जा भी नहीं सकते थे, और उनकी वजह से ये बचे हैं। उसके कई महीनों के बाद मैं उनको मिला और उनको ऐसे हाथ जोड़े और बोला कि पर्सनल लेवल पे आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने मदद की। तो बोला नहीं ये तो परमम धर्म। तो बोला ये तो धर्म है, ये तो करना था मुझे।